अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 1A का जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था उसके सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे ऑनवर्ड्स हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं कि हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ही आप रीड करें, गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन, तो दैट मीन्स हम इससे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। इसकी वीडियो जो फर्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 1A की पार्ट 1 था उसमें कॉन्सेप्चुअली हमने सारा कुछ देख लिया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रोल प्ले करती है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के अंदर। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट किसी किस्म का कोई आपको रिवाइज करना है तो आप वो पार्ट 1 की वीडियो स्टार्ट से देख सकते हैं, उसमें सारी बातें हुई हुई हैं। क्लास 6 के जो बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आज का है उसमें हम क्या करेंगे, गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9801 इज 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 11 की पावर 2, जिसे हम स्क्वायर भी पढ़ते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 9801 विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, उसने खुद ही क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। अगर वो ना भी मेंशन करे तो बहुत सिंपल का क्वेश्चन है, इस कैलकुलेटर की आपको ज़रूरत है भी नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, क्योंकि हम सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सो गिवन क्या दिया हुआ है कि 9801 एक नंबर था, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इससे पहले जितने भी पार्ट्स थे उसमें हम खुद करते थे। इस क्वेश्चन में वो कहता है मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके और उसको इवन इंडेक्स नोटेशन में भी लिख के बता रहा हूँ आपको कि 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 एंड 11 का जो है वो स्क्वायर, यानी ये उसकी पावर है, मैंने आपको बता दी। हमसे वो चाहता है कि आप स्क्वायर रूट फाइंड करें 9801 का। जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है इस बात का, हम पहले ये पूरा इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कॉन्सेप्ट के लिहाज से कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में ऑपोजिट होते हैं। तो हम हर अपने नंबर को, आपने जो 1A की वीडियो देखी होगी इससे पहले, उसमें हम हर नंबर को पावर 2 में लिखते थे ताकि वो कटिंग करना आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। तो 3 की पावर 4 का मतलब है कि 3 4 टाइम्स है, इसको मैं अपनी आसानी के लिए 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और 11 की पावर 2 लिख लूंगा। और क्योंकि ये उसकी प्राइम फैक्टर मुझे गिवन है तो मुझे उसी के इक्वल लिख ले, सिर्फ उसका अंडर रूट मुझे डालना है जो कि उसका ऑलरेडी मुझे फाइंड करना था। अंडर रूट और स्क्वायर रूट एक ही चीज़ के दो नाम है, ये बात मैं पहली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। अब जब आपके पास ऐसे मल्टीप्लिकेशन होती है तो आप क्या करते हैं कि आप इसको अलग से लिख सकते हैं। ये हम इस पूरा कॉन्सेप्ट इसके बारे में देख चुके हैं। तो जब आप इसको अलग से लिख लेंगे मल्टीप्लाई 11 की पावर 2, अभी हमने क्या बात की कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या होते हैं, ऑपोजिट। तो दैट मीन्स ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास नंबर क्या बचेंगे, दैट वुड बी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 11। एज यू नो 3 3s आर 9 एंड 9 11s आर 99। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखें इस क्वेश्चन में था क्या, इस क्वेश्चन में और जो पहले हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि वहाँ हमें प्राइम फैक्टराइजेशन खुद से करनी पड़ती थी, यहाँ हमें बुक वाले ने ऑलरेडी वो आंसर दे दिया था इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में। अगेन अगर किसी को ये बात रिवाइज ना हुई हो तो वो वीडियो भी देख सकता है, लेकिन वैसे सिंपल फॉर्म में ये है कि इंडेक्स नोटेशन अगर आपके पास कोई नंबर मोर देन 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उसे पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। 3 की पावर 4 का मतलब था कि 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम उसको इंडेक्स नोटेशन के में ऐसे लिखते हैं। सो ये तो था क्वेश्चन नंबर 4 आपका, जिसमें आपने एक नंबर 9801 का स्क्वायर रूट फाइंड किया जबकि आपको जो चीज़ें हैं वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या, गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21952 इज 2 की पावर 6 एंड 7 की पावर 3, जिसे हम क्यूब भी पढ़ते हैं। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 21952 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। एग्जैक्ट क्वेश्चन 4 की तरह का क्वेश्चन है आपके पास कि यहाँ भी आपको एक नंबर है 21952, इसकी आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सारी जो चीज़ें हैं वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जस्ट आपको उसका क्यूब रूट फाइंड करना है। अगेन वही तरीका जो इससे पहले हम सारे क्वेश्चंस में करते रहे। सबसे फर्स्ट आपको सोल्यूशन लिखना है। 21952 जो नंबर है वैसे हम इसकी खुद से करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन और नंबर की फॉर्म में जो आता था उसको लिखते थे। यहाँ आपको उसने बुक वाले ने आपको वो सारा कुछ गिवन दे दिया है इंडेक्स नोटेशन में। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 या 7 का क्यूब। आपसे क्या कहा गया है कि आप 21952 का क्यूब रूट फाइंड करें। स्क्वायर और क्यूब रूट में क्या डिफरेंस है ये बात पूरी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को रिटन फॉर्म में डिफरेंस करने का क्या है कि स्क्वायर रूट में यहाँ कुछ नहीं होता और यहाँ पे क्यूब रूट में 3 लिखा होता है जो बताता है कि हम क्यूब रूट फाइंड करने जा रहे हैं। अब क्यूब रूट की प्राइम फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स क्या थे, वो थे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। तो जैसे कि क्वेश्चन 4 में आपने देखा स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में ऑपोजिट हैं और वो कैंसल आउट हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह क्यूब
क्यूब रूट के अंदर क्यूब और क्यूब रूट आपस में ऑपोजिट है, वो कैंसिल होते हैं। तो दैट मीन्स हम जो भी नंबर होगा ट्राई करेंगे कि उसको 2 की पावर 3 में लिख लें। तो ज़रा ये साइड पे आप रफ में देख भी सकते हैं कि हम 2 की पावर 6 को, बेसिकली 2 की पावर 6 का मतलब क्या है कि 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको ब्रेक डाउन करके अपनी आसानी के लिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि 2 जो है वो 6 टाइम्स हो रहा था, उसको मैंने 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 टाइम्स एक दफ़ा, 3 टाइम्स एक बार लिख लिया। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ ये है कि क्यूब जो है, ये पावर 3 जो है, ये क्यूब रूट से कट हो सकती है। सो ये बात आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे हम लिखते हैं इसको। सो अगेन आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि था 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ये मैंने 6 को ब्रेक डाउन किया है, मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 जो कि ऑलरेडी मुझे क्यूब के अंदर ही थी, उसे मुझे करने की ज़रूरत ब्रेक डाउन नहीं है। और यहाँ क्या फाइंड करने जा रहे हैं हम? क्यूब रूट। जैसे हमने स्क्वायर रूट में देखा कि जब आप किसी चीज़ को ऐसे सॉल्व कर रहे हो तो आप उसे अलग से लिख सकते हो, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। आप 2 की पावर 3 का क्यूब रूट अलग से लिखोगे, मल्टीप्लाई 7 की पावर जो 3 है या 7 का जो क्यूब है उसका क्यूब रूट अलग से लिखेंगे। जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में ऑपोजिट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्यूब और क्यूब रूट आपस में ऑपोजिट होते हैं और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्यूब और क्यूब रूट कैसे कैंसिल आउट होते हैं कंप्लीटली, ये हम पूरी पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है या क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है, और वो कैसे 1/3 और ये 3 आपस में कट कैसे होते हैं, ये काफ़ी डिटेल्ड है जो मैंने वहाँ पे पूरा सॉल्व करवा दिया था। ओके, कटिंग करने के बाद आपके पास यहाँ पे 2 आता है और ये 2 7 में इस तरह लिख दिया, 2 2s are 4 4 7s are 28। तो दैट मीन्स 21952 जो आपका नंबर था उसका क्यूब रूट क्या आता है? 28। अब इसमें फिर वही बात जैसे क्वेश्चन 4 में मैंने बताया आपको कि बहुत ईजी कर दिया बुक वाले ने, क्योंकि उसने आपको खुद से प्राइम जो उसके फैक्टर्स हैं वो बना के बता दिए और इवन उसको इंडेक्स मेथड में भी लिख दिया आपके लिए। सो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्क्वायर के बारे में डेफिनेशन और उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वो कॉन्सेप्चुअली काफ़ी जो वीडियो है वो उसमें सारा शुरू में कॉन्सेप्ट डिफाइन किया गया सारा, कि किस तरह हम चीज़ों को लेके चलेंगे, क्या उसका रियल वर्ल्ड से सारा वो पैटर्न है। अगर वो देख चुके हैं तो फिर तो बहुत ईजी है, अगर नहीं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम सोल्यूशन में आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और ए पार्ट जो है उसको देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका 33। अब 33 का स्क्वायर फाइंड करने का मतलब क्या है? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर बेसिकली कोई भी दो नंबर उनको मल्टीप्लाई करने से आता है और उनकी वैल्यू सेम हो। तो वैल्यू का मतलब यानी 33 का अगर मुझे स्क्वायर फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 33 को 33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो आंसर आएगा मेरे पास वो उसका स्क्वायर होगा। अब क्योंकि बहुत सी जो स्कूल्स हैं वहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते, तो आपको मल्टीप्लिकेशन सिंपल जो है वो आनी चाहिए, और ये बहुत सिंपल भी है। 3 3s are 9, दिस 3 3s are 9। अगेन जब मल्टीप्लाई का एक साइन आता है, अब ये वाला 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3s are 9 और ये 3 3s are 9 हो जाएगा। जब आप इनको इसके बाद ऐड करेंगे तो 9 एज इट इज़, 9 + 9 18, 1 कैरी, 9 + 1 10। तो दैट मीन्स 33 का जो स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा? 1089। बी पार्ट देख लेते हैं इसका। बी पार्ट है 61। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। जस्ट आपको क्या करना है, जो भी गिवन नंबर है उसका स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर क्या होता है? 2 दफ़ा नंबर को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो मल्टीप्लाई करना तो बहुत ज़्यादा वैसे ही ईजी है। 61 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आप चेक करें, 61 मल्टीप्लाई बाय 61, 1 1s are 1, 1 6s are 6, मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, 6 1s are 6, 6 6s are 36। जब आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 6 और 6 12, 2 आया, 1 कैरी, दिस इज 7 3 7 2 1। दैट वुड बी योर आंसर, और ये आप उसका आंसर लिख देंगे। स्क्वायर फाइंड करना बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। जस्ट जितने भी पार्ट्स हैं आप सिंपली उसकी जितने भी जो नंबर दिया गया है उसे आप 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सी पार्ट देखते हैं इसका। सी पार्ट है 46। अब 46 के लिए अगेन वही है कि जब आप 46 का स्क्वायर फाइंड करने जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपको 46 को 46 से मल्टीप्लाई करना होगा। 46 को 46 से हम थोड़ा यहाँ साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं, और मैं ये सारा इसलिए रेज नहीं कर रहा कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ ये चीज़ें क्लियर होती रहें कि कैसे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 6 6s are 36, 6 आया, 3 कैरी, 6 4s are 24 + 3 27। अगेन वही कि आप मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं, और 4 6s are 24, 4 आया, 2 कैरी, 4 4s are 16 और 2 18। 18 को आप कंप्लीटली लिखेंगे। 6 ये ऐड होता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ये 6 एज इट इज़, 7 और 4 11, 1 आया, 1 कैरी, 2 1 3, 3 और 8 11, 1 आया, 1 कैरी, दैट वुड बिकम 2116। सो दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ 46। लास्ट पार्ट जो है आपका वो है
27। अगेन वही कि आपको जो दो नंबर दिए गए हैं उन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो जो आंसर आएगा उस वो आपका, अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लू से लिख चुका हूँ इसलिए मैं इसको सॉल्व करने के लिए रेड कलर यूज़ ताकि आपके लिए कंफ्यूजिंग ना हो कि 27 से मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है। 7 7 ज़ार 49, 9 आएगा 4 कैरी, 7 2 ज़ार 14 और 4 18, 18 एज इट इज़ पूरा लिख दिया जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन, 2 7 ज़ार 14, 4 और अब 1 कैरी चला जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और 1 5, ये 1 के नीचे आएगा। अब जब आप इन नंबर्स को ऐड करोगे तो 9 एज इट इज़, 8 और 4 12, 2 और 1 यहाँ नीचे कैरी आएगा, 5 1 6 और 1 7, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 729। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। स्क्वायर बेसिकली कहते हैं किसी भी दो नंबर को जिनकी वैल्यू सेम हो, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 4 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, फिर वो स्क्वायर नहीं बनेगा कभी भी। तो जब भी दो सेम नंबर्स को या दो सेम वैल्यू वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर आता है उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। तो ये 4 पार्ट थे जो बहुत ज़्यादा ईजी थे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे इसको सॉल्व करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर हॉल इज 18 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द हॉल। ये स्मॉल m लिखा हुआ है, इसको मीटर पढ़ते हैं और मीटर क्या है, लेंथ को मेजर करने का एक यूनिट है। यहाँ देखें अब वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गई है। मैं बिल्कुल आपके जो कॉन्सेप्ट का मेरा स्टार्ट था वहीं से मैंने ये बात बताना शुरू की थी कि प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट, ये जितना भी कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स का बेसिकली रियल वर्ल्ड से लिया जाता है। और जब भी आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम देखें तो आपको वो एक रियल वर्ड प्रॉब्लम लगती है कि एक दुनिया की कोई एक रियल चीज़ है उसके बारे में बात की जा रही है, और जब उसकी एप्लीकेशन देखी जा रही है तो वो एक क्वेश्चन बना। जैसे यहाँ पे देखें एक स्क्वायर हॉल है। अब स्क्वायर हॉल आपने बहुत से देखे होंगे, आपके स्कूल का जो हॉल है वो भी स्क्वायर हो सकता है, कोई आप किसी शादी हॉल में गए वहाँ भी वो भी स्क्वायर है, कोई भी एक स्क्वायर हॉल की आपने कोई एक ऐसा रूम देखा होगा जो कि स्क्वायर की शेप के अंदर है। अब जब उसका एरिया फाइंड करना हो आपको तो क्या करना पड़ता है आपको, एरिया किसे कहते हैं, एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है, स्क्वायर कहाँ यूज़ होता है इसमें, ज़रा इस बात को गौर से देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आप सोल्यूशन में आके लिख लें कि आपको दिया क्या गया है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई आपको, ये जो m लिखा हुआ है सबसे पहले ब्रेक डाउन किया करें क्वेश्चन पूछा क्या गया है। लेंथ की बात हुई और यहाँ ये m लिखा है तो दैट मीन्स 18 मीटर का मतलब ये लेंथ है, और यहाँ से ये m क्या शो कर रहा है कि आपने लेंथ को मेजर किस में किया है, मीटर्स में। ये मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब जो हैं ये यूनिट्स हैं लेंथ को मेजर करने के। ओके, सो सबसे पहले आपको एरिया ऑफ द हॉल, एक शेप कौन सी है आपके पास, स्क्वायर। अब हर शेप का एरिया डिफरेंट होता है, ये बात आपको अभी तक पता होगी। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो अलग होता है, इसी तरह जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो अलग होता है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है। अब स्क्वायर कौन सी शेप होती है, स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ मैं ज़रा आपको एक जो स्क्वायर है वो ड्रॉ करके भी दिखा दूँ ताकि आपको वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि स्क्वायर की शेप कैसी होती है। सो ये मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब चेक करें, स्क्वायर को जितना आप इसको इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे ये यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है वैसे ही ये दूसरी तरफ भी इंक्रीज करेगा। सो हमने स्क्वायर को कहाँ पे रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपका मतलब जैसे इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो अब ये मैं इसकी विड्थ इंक्रीज करूँगा तो रेक्टेंगल बन जाएगा, अगर इसको मैं मजीद इंक्रीज करूँगा तो ये रेक्टेंगल लेंथ वाइज बन जाएगा। अब इसको कहाँ रखना है कि मेरे लिए स्क्वायर बने। अब फोकस करें, आप ये जो नीचे रेड कलर का लिखा आ रहा है कि आपके पास कैसे ये एक स्क्वायर की फॉर्म में बनता है, ये आप देखते जाए साथ साथ। कौन सी वो ऐसी जगह होगी जहां जाके ये एग्जैक्ट आपको सेम शेप देता है, वहां आप कह देंगे कि ये आपके लिए एक स्क्वायर की शेप है। ये आप देखें, ये अब इसकी विड्थ क्या है 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5, यानी आपकी लेंथ भी 5 है और आपके लिए जो आपकी विड्थ है वो भी 5 है। तो ये आपका एक स्क्वायर जो है वो शेप होती है जिसमें आपकी लेंथ और विड्थ दोनों जो होती हैं वो सेम होती हैं। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं कि हमने क्वेश्चन में कैसे सॉल्व, सिर्फ ड्रॉ मैंने इसलिए किया कि आप एक वो शेप आपके माइंड में आ जाए कि वो रूम कैसा होगा जिसके बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ओके, सो क्वेश्चन तो आपके लिए बेसिकली ये था कि आपको एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, जो बहुत ईजी है, आपको पता है क्योंकि उसकी लेंथ और विड्थ सेम होती है तो हम दोनों को सेम ही बात करते हैं। लेंथ के हैं, विड्थ के हैं, जब सेम है तो फिर वो सेम ही रहेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है L मल्टीप्लाई बाय L, यहाँ पे L यहाँ से लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और विड्थ का हम नाम लेते नहीं है बिकॉज दोनों सेम बातें हैं। तो लेंथ की वैल्यू उसने क्या दी हुई है, द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर हॉल इज 18 मीटर, तो इस लेंथ की जगह 18 मीटर आ जाएगा।
मल्टीप्लाई अगेन लेंथ वही है तो 18 मीटर आ जाएगा। यहाँ जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया था स्क्वायर के जो 4 पार्ट्स के थे जो बहुत सिंपल आपको वहां लग रहे थे, वो बेसिकली क्या थी, वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आप ये कॉन्सेप्ट यूज करते हो इसलिए था। सो यहाँ पे जरा 18 को 18 से मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं होगा और वैसे भी ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है जो आपको करना आनी चाहिए। 8 8 जार 64, यहाँ 4 आएगा, ये 6 कैरी चला जाता है, 8 1 जार 8, 8 और 6 14, 14 लिख लें आप, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, 1 8 जार 8 एंड 1 1 जार 1। अब जब इनकी आप एडिशन करते हैं तो 4 एज इट इज, 4 और 8 12, 2 आया 1 कैरी, 1 1 2 एंड 1 3, 324। तो यहाँ पे भी आप देखें कि 18 18 से मल्टीप्लाई होकर 324 हो जाएगा। यहाँ एक कॉन्सेप्ट की याद रखिएगा, जब भी एरिया होता है तो वो जिस भी यूनिट में मेजर किया जा रहा हो वो एरिया भी उसके स्क्वायर की फॉर्म में लिखा था, यानी m जब m से मल्टीप्लाई होगा तो m की पावर 2 हो जाएगी। तो ये आपका कंप्लीट आंसर बनता है। कभी भी आपने 324 नहीं लिखना, बिकॉज वो फिर वो कंप्लीट आंसर नहीं होगा, वो खाली आप एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि आपने एरिया को मेजर किस में किया। आप 324 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 324 किलोमीटर भी हो सकता है, अगर बहुत बड़ा कोई स्क्वायर हॉल बना दिया जाए। तो ये आपको ख्याल रखना है कि आपको यूनिट को साथ लाजमी मेंशन करना है। और ये भी याद रखें कि जिस भी आप फिगर का एरिया फाइंड कर रहे होंगे, एरिया हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में आता है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है और आपको क्या पूछा गया है उसके अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है ये वो फर्स्ट वर्ड है जो आप नजर आ रहा होगा आपको, एस्टिमेट। अब एस्टिमेट का जो सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप कैसे एस्टिमेट करते हैं किसी भी चीज़ की वैल्यू, जब आपको पता हो कि इसको एक्यूरेटली हम नहीं बता सकते तो फिर आप एस्टिमेशन की तरफ जाते हैं कि तकरीबन ये बात होगी, या मैं सपोज करता हूँ कि ये चीज़ ऐसे होगी क्योंकि मुझे इस बात की श्योरिटी नहीं है कि ये चीज़ ऐसे है। तो एस्टिमेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके कि एस्टिमेशन कैसे की जाती है और कब की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि एस्टिमेशन करनी कब है। ये तो नहीं कि आपको जो चीज़ श्योरिटी पता हो, मतलब कि ये बात एक बात है जो बिल्कुल लाजमी है। जैसे अभी मैंने आपको एक बात की थी कि स्क्वायर क्या होता है, जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों सेम होती हैं, तो वहाँ फिर आप एस्टिमेशन नहीं कर सकते। जहाँ आपको चीज़ का ये ना पता हो कि ये बात श्योरिटी के साथ की जा सकती है, वहाँ जो है ना ये कॉन्सेप्ट आता है एस्टिमेशन का। पहले तो ये पता हो, फिर हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर यानी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के अंदर एस्टिमेशन कैसे करते हैं, इसके लिए आप वो कंप्लीट वीडियो पहले देख सकते हैं जो आपके लिए जिसमें कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। मैं यहाँ भी रिवाइज थोड़ा सा करवा देता हूँ कि एस्टिमेशन के लिए आपको करना क्या है। फर्स्ट पार्ट है आपका ए पार्ट 66 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना। सबसे पहले सोल्यूशन लिखें जरा, मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे जाएंगे इसकी एस्टिमेशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट था स्क्वायर रूट ऑफ 66 या अंडर रूट ऑफ 66। अब स्क्वायर रूट बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर का ऑपोजिट, यानी अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर पता हो तो आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ये बड़ा वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लिखते हैं थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, भी हम देखते हैं कि कैसे हम उसको लिख सकते हैं। अब 66 का अगर आप देखेंगे, चाहे आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, मैं इसकी करवा के दिखा देता हूँ, सब पार्ट्स की तो नहीं करूंगा क्योंकि आपको वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना मकसद है। अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें 66 की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 से होती है, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6। अगेन अब किससे होती है, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, और अब किससे होती है 11 1 जार 11। यानी 66 में कोई भी चीज़ पावर 2 में नहीं आ रही। अभी आप क्यूब रूट के क्वेश्चन सॉल्व करके आए पीछे, और स्क्वायर रूट के भी, कि आपको कोई ना कोई नंबर यहाँ पे ऐसा था जिसको आप पावर 2 में लिखते, फिर वो पावर 2 कट होती, लेकिन यहाँ तो वो कोई भी चीज़ नहीं बन रही। यहाँ 2 एक दफ़ा आ रहा है, 3 एक दफ़ा आ रहा है, 11 एक दफ़ा आ रहा है। दैट मीन्स ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा। ये हम श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते कि 66 किस नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो उसकी वैल्यू देगा। तो फिर हम क्या करते हैं, एक और तरीका है, वो हम देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो आपके पास स्क्वायर होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 है। सिमिलरली अगर 4 का मैं स्क्वायर लूंगा, ये पावर 2 का मतलब क्या है कि 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 16 आएगा। सिमिलरली मैं अगर 5 की पावर 2 लूंगा तो 25 आएगा, और फिर इसी तरह अगर मैं 6 की पावर 2 लूंगा तो 36 आएगा। 7 की पावर 2, ये मैं क्यों ले रहा हूँ, ये जरा आपको कॉन्सेप्ट वो रिवाइज भी हो रहा है और साथ में जरा ये आप देख भी रहे हैं कि कैसे इन ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है। तो 7 7 जार 49, 8 8 जार 64, 9 का स्क्वायर यानी 9 9 जार 81। तो इन नंबर्स में जरा फोकस करें आप। ये जो नंबर्स हैं आपके 9 25 16 36 49 64 81, ये नंबर कहीं भी आप अगर गौर करें तो ये नंबर वो हमें रिक्वायर्ड नंबर नहीं बना के दे रहे जो हमें चाहिए था। देखें 16 है, ये भी बिल्कुल कहीं भी नज़दीक नहीं है। 36 बिल्कुल दूर है 66 से। 49
64, 81, ये सब जो हमने स्क्वायर्स फाइंड किए, ये स्टार्टिंग के नंबर के स्क्वायर्स हैं। क्या कहीं भी इन नंबर में 66 लिखा हुआ है? नहीं। दैट मीन्स के 66 का स्क्वायर रूट कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता हमें। अब हम जाते हैं एस्टिमेशन की तरफ कि 66 को अगर मैं सबसे करीब तरीन इन नंबर्स में से कौन है? यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सबसे करीब तरीन इसका नंबर है 64। अगर मैं इस नंबर को देखूं कि 66 सबसे नियर टू है इस नंबर के, तो क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं कि 66 का स्क्वायर रूट। अब अप्रोक्सीमेटली के लिए फिर आप इक्वल का साइन यूज नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूं वहां कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप उस वीडियो को देखते हुए आएंगे तो यहां ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा ईजी लगेंगे, अदरवाइज यहां फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो कभी भी आप एस्टिमेशन के लिए इक्वालिटी का साइन यूज नहीं करते, बल्कि ऐसा साइन यूज करते हैं जिसमें आप इक्वालिटी के थोड़ा सा नियर टू होते हैं। कि ये जो है इसको अगर मैं कहूं कि मैं 64 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख रहा हूं, तो दैट मीन्स कि 66 और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं इक्वल आएगी। तो यहां फिर ये साइन डालने हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वालिटी का। अब 64 किसका स्क्वायर होता है? ये मैंने लिखा हुआ है यहां पे, ये तो 8 के स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं हम, यानी 8 8s आर। अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या होते हैं? ऑपोजिट, तो ये कैंसल आउट हो सकते हैं। अगेन एस्टिमेशन का साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। इसका मतलब है मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 66, जिसकी वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड थी पार्ट ए के अंदर, वो अप्रोक्सीमेटली 8 के इक्वल है। तो ये मैंने एस्टिमेशन की है, ये मैंने एक सपोजिशन की है, ये मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा, क्योंकि श्योरिटी की बात 64 के साथ हो सकती थी। 66 के साथ जो बात है ये बिल्कुल को क्लियर कट व्यू में या बिल्कुल कोई मतलब इस लिहाज से नहीं है कि बिल्कुल यही वैल्यू आएगी, कभी भी नहीं आती। मैं कैलकुलेटर पे आपको करके दिखाता हूं कि ये बात कैसे जाती है एस्टिमेशन की तरफ। ओके, ये देखें, ये जरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए, इसको समझाने के लिए मैंने ये लिखा। ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। अब स्क्वायर रूट का सिंबल आप 64 लिखें और जब स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 8। ये देख लें, 64 का स्क्वायर रूट 8 आता है। लेकिन अगर आप 66 लिख के स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 8.12। तो दैट मींस 8 और 8.12 कभी आपस में इक्वल तो नहीं हो सकते, तो इसलिए हम कहते हैं ये एस्टिमेटेडली इक्वल है, ये बिल्कुल नियर टू है। यानी अगर मैं कहीं लिखना चाहूं तो बड़ा इजीली लिख सकता हूं कि 8 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8.12। यानी बहुत थोड़ा सा गैप था, इसलिए मैंने कहते तकरीबन तकरीबन इक्वल है। तकरीबन का वर्ड जो होता है ना, इसे हम एग्जैक्ट यूज करते हैं एस्टिमेशन के ट्रांसलेशन के लिए, कि मैं कहता हूं तकरीबन ये आपस में इक्वल है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एस्टिमेशन का, ये इस तरह से यूज होता है। अब हम अगले जितने सारे पार्ट्स हैं हमारे, उनको देख लेते हैं कि वो किसके नियर टू आते हैं और उसे हमने कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो बी पार्ट करते हैं सोल्यूशन में। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है अंडर रूट 80। अगेन वही बात कि अंडर रूट 80 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मैंने यहाँ पे ये नंबर इसीलिए रेज नहीं किया, कैलकुलेटर भी खत्म नहीं किया, कि आपको ये कॉन्सेप्ट नजर आता रहे साथ साथ कि कैसे हम इसको लेके चलेंगे। अब अंडर रूट 80 किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिखा जा सकता है? अंडर रूट 80 अंडर रूट 81 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिखा जा सकता है। ओके, अब 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 9 के स्क्वायर का अंडर रूट, और अप्रोक्सीमेटली का साइन आप साथ चलाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको पता हो कि यहां पे कभी भी आप इक्वालिटी का साइन यूज नहीं कर सकते। यहां पे अप्रोक्सीमेटली 9 इक्वल आ जाएगा। सो आप लिख सकेंगे अंडर रूट ऑफ 80 या स्क्वायर रूट ऑफ 80 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9। ये जरा यहां चेक करें, आप 80 लिखें और फिर स्क्वायर रूट का सिंबल जब प्रेस करेंगे तो आंसर क्या आया? 8.944। यानी आप इन शॉर्ट लिख सकते हैं कि 9 जो है वो तकरीबन 8.9 के इक्वल ही होता है, बिल्कुल 0.1 का डिफरेंस है। सो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको आपको लेके चलना है। अब सी पार्ट करते हैं इसका, क्यूब रूट वाला। ओके, सी पार्ट देखें। सी पार्ट में अब क्या हुआ? अब स्क्वायर रूट से कॉन्सेप्ट खत्म होके आ गया आपका क्यूब रूट के ऊपर, और क्यूब रूट में आपको किसको चीज़ को फाइंड करना है? 218 यानी 218 को। अब यहाँ से इसलिए मैंने वो स्क्वायर के नंबर खत्म कर दिए, कैलकुलेटर मैंने वहीं पे रखा। अभी जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था 8.94 वाला, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब हम क्यूब देखते हैं, क्यूब क्या होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट वहाँ है, लेकिन मैं अगेन ज़रा रिवाइज कर दूं। जब भी एक नंबर जिसकी वैल्यू सेम हो से 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर आता है वो आपका बेसिकली क्यूब होता है। यानी यहाँ पे 8 जो है ये क्यूब है किसका? 2 का। अब आप अगर डिफरेंट नंबर्स का आगे क्यूब रूट फाइंड करते जाएं, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब वो आप सिंपली मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर साथ है आपके, यहाँ भी आप कर सकते हैं अगर आपको अलाउड हो तो। ये सबसे बड़ा, अगर आपको अलाउड हो, नहीं अलाउड तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 27 आ जाएगा। और 4 का क्यूब जो होता है वो आपका 64 होता है। ऐसे ही 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है। ये कैसे आ रहा है? ये मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, 5 को 3 टाइम्स, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया था। अब 6 का क्यूब क्या होता है? 6 का क्यूब होता है 216 आई थिंक सो, यहाँ चेक कर सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 अगेन मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपका आंसर जो आएगा वो 216 ही आता है, देख लें।
और 7 का क्या होता है, अब देख लें पहले तो ये क्वेश्चन ज़रा जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसी की तरफ चलते हैं कि आपका सबसे जो नियरेस्ट नंबर आया वो 216 आया। आप किसका क्यूब रूट फाइंड करने जा रहे थे, 218 का। सो 218 के सबसे नियरेस्ट नंबर कौन है, 216। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि क्यूब रूट ऑफ 218 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216। जब ये आपने लिख लिया, अब 216 किसका क्यूब रूट है, 6 के क्यूब का क्यूब रूट है। अच्छा, क्यूब रूट और क्यूब आपस में क्या होते हैं, कैंसिल। ये भी हमने कॉन्सेप्ट देखा। तो दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं कि जो क्यूब रूट की वैल्यू आएगी ये क्या आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 6 के इक्वल आ जाएगा जो आपको पार्ट दिया गया था। सो अब देखते हैं कि हमारे डी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है जिसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, सो डी पार्ट क्या है कि आपको क्यूब रूट फाइंड करना है किसका, 730 का। सो क्यूब रूट ऑफ 730 पहले हम लिख लेते हैं, और अभी हम क्यूब ही लिख रहे थे, मैंने इसको रेज नहीं किया। अब 6 के बाद क्या नंबर आता है, 7 का क्यूब। 7 का क्यूब क्या होता है, 343। ये मुझे जुबानी याद कैसे है कि मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, तो मुझे पता है कि क्यूब क्या आएंगे। वैसे आपको भी यही करना है कि आपको इसको बार बार जब सॉल्व करेंगे आप ऐसे क्वेश्चंस को, जैसे आपको फिर ये क्यूब भी याद रहते हैं, स्क्वायर भी याद रहते हैं, जब आपने क्वेश्चन किए होते हैं बार बार, तो ये चीज़ें आपकी मेंटल मैथ स्ट्रांग होती है, और मेंटल मैथ स्ट्रांग होनी भी चाहिए आपकी। ओके, नेक्स्ट देखें 8 का क्यूब क्या आता है। 8 का क्यूब आई थिंक 512 आएगा। और 9 का क्यूब क्या आता है, 9 9s are 81 एंड 81 9s are 9 1s are 9 और 8 9s are 72 होता है। ये कैसे कर रहा हूँ मैं, माइंड में देखें ज़रा। 9 9s are क्या होता है, 81। तो माइंड कैलकुलेशन में माइंड में कर रहा हूँ कि 81 को 9 से करना है। 81 को 9 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि 9 को पहले 1 से करें तो 9 आ जाता है, फिर 9 को 8 से करें तो 72 आ जाता है। देखें ये सारी माइंड की गेम है कि अगर आपका माइंड जो है वो शार्पली काम कर रहा हो तो आप बड़ा ईजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। ओके, अब 729। अब देखें इन सारे क्यूब्स में से सबसे नियर टू कौन है 730 के, तो बिल्कुल आपको सही नजर आ रहा है कि 729 जो है वो 730 के सबसे नियरेस्ट टू है। तो हम लिख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 730 कैन बी रिटन एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ 729। अब 729 किसका क्यूब है, अभी आपने फाइंड किया 9 का क्यूब है, तो इसकी जगह आप लिख लेंगे 9 का क्यूब इनटू क्यूब रूट। अब यहाँ पे क्यूब और क्यूब रूट के आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। अभी आप सारा कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब उसमें कस हो जाते हैं, तो पीछे बचेगा आपका 9। सो यू कैन इजीली से दैट कि इन 4 के 4 पार्ट्स में आपने एक तो क्यूब निकालना भी सीख लिया और क्यूब रूट की कटिंग कैसे करनी है वो भी सीख ली, और सबसे इंपॉर्टेंटली जो कॉन्सेप्ट जो आपका क्वेश्चन था मेन प्राइमरी कि आपने एस्टिमेशन करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, यानी आपने मेंटली सारा काम करना है कि कौन सा नंबर किस चीज के या किस नंबर के नियर टू रहेगा, उसके हिसाब से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि यूज अ कैलकुलेटर टू एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर करेक्ट टू फोर डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी। अब यहाँ बुक वाले ने खुद ही कह दिया है कि यूज अ कैलकुलेटर, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी भी होगा कैलकुलेटर को यूज़ करना। और सेकेंडली अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 कैलकुलेटर यहाँ पे था, तो ये मैं उसको वहाँ से रिमूव नहीं किया था। ये कैलकुलेटर उठा के हम ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ हमारे लिए ज़्यादा क्वेश्चन विजिबल हो जाए। तो देखें क्या कहा है उसने कहा कि यूज अ कैलकुलेटर फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो तो हमारे पास अवेलेबल है, टू इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो मैंने 3 पार्ट्स दिए उनको इवेलुएट करें, लीविंग योर आंसर करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। व्हाट डज दिस मीन कि आपको जो आपका आंसर है अगर वो पॉइंट्स में आता है, ये साथ उसने लिख दिया वेयर नेसेसरी, जहां पे आपको लगे कि जरूरत है, यानी जहां आपका आंसर पॉइंट्स में जाए वहां आपने कहां तक जाना है, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद आपके जो नंबर हैं वो 4 होने चाहिए, वहां तक आपको उसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले तो आपका ये है कि आप ए पार्ट है आप सॉल्व करना शुरू करें, देखते हैं हमें कि कहाँ कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती भी है या नहीं, या हम खुद ही हमारा मेंटल मैथ्स इतना स्ट्रांग है कि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट है, ए पार्ट का जब सोल्यूशन लिखेंगे आप, पहला नंबर क्या है 7 का स्क्वायर। सो आई डोंट थिंक तो किसी को जरूरत पड़ेगी। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7s are 49। वेरी गुड, 49 लिख लिया आपने। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 361। अब 19s are 361 होता है, लेकिन फिर भी चलें आपके लेवल पे अगर नहीं आपको पता तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं, कैलकुलेटर पे फाइंड भी कर सकते हैं। 361 का स्क्वायर रूट क्या होता है 19, बता दिया था मैंने आपको पहले ही। तो ये 19 आ जाएगा, प्लस 21 का क्यूब क्या होता है, ये चलें ऐसा नंबर है जिसको आप मेंटली मैथ्स में अगर कहते हैं कि करना मुश्किल है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। 21 मल्टीप्लाई बाय 21 अगेन मल्टीप्लाई बाय 21, क्यूब है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट वुड बी इक्वल टू 9261। अब
तीन नंबर्स हैं 49 -19 प्लस 9261। यहाँ कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये माइनस का साइन जो है ये 19 का है या 49 का। तो हमेशा याद रखें मैथमेटिक्स में नंबर से पहले उसका साइन लिखा होता है, यानी 9261 का साइन प्लस है, 19 का साइन माइनस है और 49 का साइन प्लस है, जो कि अंडरस्टूड होता है। अगर किसी नंबर के साथ साइन ना लिखा हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि वहां साइन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। तो ये बातों को पता होनी चाहिए। तो यहां से मतलब क्या समझ आया हमें कि दो जो नंबर्स हैं 49 और ये 9261, ये दो पॉजिटिव नंबर्स हैं प्लस के साइन के साथ और ये माइनस के साइन के साथ। सो अब हमने यहां कौन सा रूल अप्लाई करना है? ऑब्वियसली आप सबको पता है कि आप कौन सा रूल यहां पे अप्लाई करते हैं, डिमैश रूल। तो उसमें क्या है, डिवीजन तो यहां पे है नहीं, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। उसके बाद क्या नंबर आता है? एडिशन। एडिशन किस किस की होगी? ये 49 9261 में ऐड हो जाएगा। तो 9261 ऑलरेडी लिखा हुआ था, आप जस्ट इसमें 41 को ऐड कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 9302। तो आपने जब इन दो नंबर को ऐड किया तो आ गया 9302। ये -19 एज इट इज रहा बिकॉज अभी आपने उसको सॉल्व नहीं किया। तो यहाँ पे जो आंसर आया इसमें से आप जब 19 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 9283। कैलकुलेटर का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं है इसमें, उसके बगैर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उसने लिखा हुआ है तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो अब देखते हैं हमारे बी पार्ट में हमें क्या कहा गया है, किसका जो है हमें वैल्यू निकालनी है। सो बी पार्ट में हमें कहा हुआ सिर्फ मैंने सोल्यूशन का रेज किया, बाकी वो 9283 वही है और जो क्वेश्चन हमारा चल रहा है वो वैसे का वैसा ही था। तो सिर्फ जस्ट बी पार्ट हम लिख लेते हैं क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज हमारे लिए वही डिमैश रूल अप्लाई होना है, वही सब, तो हमसे करना कोई इतना इशू नहीं था। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि सबसे पहले आपको कहा गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 555। तो यहाँ इसको पहले क्लियर कर दें और फिर लिखें 555। इसका जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आता है 23.5584। तो हम लिख लेते हैं 23.5584। अब आप पूछेंगे सर आपने पॉइंट के बाद 4 नंबर्स क्यों लिखे, आपने ये बाकी के आगे नंबर्स थे इनको क्यों नहीं लिखा? तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको लिखना है। प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है? आई डोंट थिंक सो किसी को भी जरूरत है कैलकुलेटर की। 5 का स्क्वायर होता है 25। ये तो आपके ऊपर की वैल्यू है। अब आप देखते हैं कि फ्रैक्शन में डिवीजन में क्या लिखा हुआ था, 2 का क्यूब। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया कि 2 का क्यूब का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8 आ जाता है। इसके लिए भी आपको कैलकुलेटर की जरूरत आपको नहीं पड़ती। कैलकुलेटर की जरूरत कहाँ पड़ती है? आपको क्यूब रूट लेते हुए। अब क्यूब रूट यहाँ पे आपने 2 का कैसे लेना है, यहाँ तो आई थिंक सो उसमें कोई इतना अलाउड नहीं किया गया। तो आप कैलकुलेटर क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे ये आप देख लेते हैं ज़रा कि इस कैलकुलेटर में आपके पास कहाँ ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कैलकुलेटर में क्यूब रूट फाइंड करें। ओके, तो ये कैलकुलेटर जो आपके सामने था इसमें आपके पास क्यूब रूट का ऑप्शन नहीं है। सो कैलकुलेटर मैंने दूसरा जो लैपटॉप वाला है वो आपके सामने मेंशन कर दिया। ये आपको दिखाना भी इसलिए ज़रूरी था कि कैलकुलेटर आपको पता हो कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैलकुलेटर। जो अभी आप यूज़ कर रहे हैं ये स्टैंडर्ड है, जो आप बिल्कुल लोअर लेवल पे यूज़ करते हैं। ये जो कैलकुलेटर है ये आपका जो है इसमें आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे देखेंगे साइंटिफिक लिखा हुआ है, ग्राफिंग है, प्रोग्रामर। जितने आप हाई लेवल पे जाते हैं उस हिसाब से कैलकुलेटर आपका जो है वो चेंज हो सकता है। तो अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए आपके पास कितने ज़्यादा ऑप्शन चेंज हो गए। पहले आपका था स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, वो वही है जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये स्क्वायर रूट का ऑप्शन है कि अगर आपके पास एक नंबर है 81 उसका स्क्वायर रूट करना हो तो 9 आ जाता है। यहाँ भी क्यूब रूट का ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहता था कि मैं आपको ये दिखा भी दूं कि आपको पता हो कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर। तो अगर आप साइंटिफिक पे क्लिक करते हैं अब आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस आ जाते हैं कि अगर आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आप क्या फाइंड करने जा रहे हैं, उसको ज़रा आप देख लेते हैं कि आपने कैसे फाइंड करना है और क्या उसका तरीका होगा आपको लिखने का। सो देखिए आपके पास क्या है, इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप ये जो आपके पास x की पावर 2 है, ये अंडर रूट का साइन है। जब यहाँ आप क्लिक करेंगे ना कैलकुलेटर के ऊपर, ये आपके लैपटॉप में सिस्टम में होगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। जब आप सेकंड पे क्लिक करते हैं अभी आपके पास ये क्या हो गया, ये जैसे क्यूब रूट की फॉर्म में आ गया। अभी आपने एक नंबर का यहाँ पे क्यूब रूट कहीं पे लिया था, 555 का आपने स्क्वायर रूट लिया है, तो आप क्यूब रूट चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर का जो आपके माइंड में है। जैसे अभी आपने 8 की बात की कि 8 जो है वो क्या है 2 का क्यूब। तो अगर मैं 8 पे क्लिक करके ये क्लिक करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है चेक करें। उसने लिख भी दिया ऊपर कि हम क्या ले रहे हैं, क्यूब रूट। तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हमने बेसिकली हमें क्या चीज़ चाहिए थी जिसके लिए हमने इतना जो है ये सब कुछ आपको दिखाया कि आपने करना क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको यहाँ पे 222 जो 222 है इस नंबर का क्यूब रूट लेना था। सो ये आपने 22 लिखा, ये सेकंड पे क्लिक करके आपने क्यूब रूट लिया तो उसने बता दिया कि जो 222 है इसका जो क्यूब रूट आपके पास आएगा दैट वुड बी इक्वल टू, आप उसको लिख लें, आपके पास आता है 6.0550। अगेन वही बात कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, पॉइंट के बाद आप मेरे पास 0550 ये नंबर लिखने की ही रीज़न क्या है मेरे पास, क्योंकि मुझे कहा गया था कि आपने क्या लिखना है, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस।
सो आपकी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब तो सिंपली आपको उसको डिवाइड करना है और आपको बस आंसर आ जाएगा आपके पास। अब क्या नंबर है 23.5584, इसको आप ऐड कर लें किसमें 25 में, तो 23.5584 प्लस करें इसमें 25 तो आपका आंसर आ जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू 48.5584। अब चेक करें, जब मैंने शुरू में खुद से वैल्यूज पॉइंट के बाद 4 नंबर लिए थे, जो मुझे ऐड करने के बाद नंबर्स भी दे रहा है वो किसी में दे रहा है वही 4, तो आपके पास नीचे डिवाइड में था 8 + 6.0550। जब इसको आप ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 14.055। आगे वो 0 मिसप्लेस कर रहा है लेकिन आप उसको लिख सकते हैं। अब जब इन दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे आप, क्योंकि डिवीजन में है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, बड़ा इजी है कि 48.5584 को डिवाइड कर दें, ये डिवाइड का सिंबल है, और किससे डिवाइड कर रहे हैं, आप डिवाइड कर रहे हैं 14.0550, तो आपके पास इक्वालिटी में जो आंसर आता है दैट वुड बी इक्वल टू 3.4548। तो लिख लें 3.4548। अब ये देखें, जब पहले पार्ट था हमारा उसका हमें कोई इशू नहीं हुआ क्योंकि उसमें डेसिमल में आंसर ही नहीं गया, लेकिन यहाँ पे जब डेसिमल में जा रहा है तो आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4, ये मतलब था इसका करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस कि आपका आंसर इतना करेक्ट होना चाहिए। सी पार्ट को ज़रा सॉल्व करते हैं। तो देखें, आपको सी पार्ट में आप क्या चाहिए, सी पार्ट में अगेन आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको रेज कर लें जो आपके पास लिखा हुआ है कि आपको अब सी पार्ट नहीं बल्कि आपको कौन सा पार्ट करना है, बी पार्ट नहीं बल्कि सी। सो सी पार्ट क्या है आपके पास कि आपको आप 4 का क्यूब, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 का क्यूब तो बहुत ज़्यादा इजी है, ये तो आप इसी कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं कि 4 × 4 64 आता है, लेकिन स्टिल कैलकुलेटर आपको यूज़ करना आना भी चाहिए और लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ कि 64 आ गया 4 का क्यूब ये वैल्यू, प्लस अब 4913 का क्यूब रूट फाइंड करना है। अभी हमने पिछले पार्ट में देखा है क्यूब रूट इसमें सॉल्व नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर अपना जो है वो दूसरा उसको ले आएंगे। अब उसमें क्यूब रूट का ऑप्शन कहाँ से आता है, पहले आप इसको क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आ गया क्यूब रूट का, किसको फाइंड करना है आपको 4913, इसको लिखा, प्रेस किया क्यूब रूट पे, तो क्या आंसर आता है आपका 17, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी था। आप जस्ट यहाँ पे लिख लें 17, तो 17 के लिखने से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 64 + 17, ये इसकी वैल्यू आई है किसकी, क्यूब रूट की। अब इसके ऊपर आपके ऊपर जो ये स्क्वायर रूट है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसको आपने कहीं भी चेंज नहीं किया। अगेन देख लें क्या क्या हुआ, ये 4 का क्यूब जो है ये बेसिकली 64 में चेंज हुआ, और जो आपका 4913 का क्यूब रूट था वो 17 में चेंज हुआ। अब 64 ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसमें 17 को प्लस करें आप, 64 + 17 कितना होता है 81, और 81 के तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़रूरत है किसी किस्म के कैलकुलेटर की कि 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है। अब 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हुए, तो आपका आंसर क्या आ जाता है 9, दैट वुड बी योर आंसर। अब ये जो क्वेश्चन थे यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग सीखने को मिली कि क्यूब रूट कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करते हैं, क्यूब रूट का सिंबल कैलकुलेटर पे कैसा होगा, कैलकुलेटर कितने टाइप्स के होते हैं जिसमें साइंटिफिक भी है, स्टैंडर्ड भी है, आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और सबसे स्पेशली वो क्लास में यूज़ करना अलाउड भी है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो फिर आपको अलाउड किया जाएगा और आप यूज़ करेंगे उसको अगर ये पेपर में कभी क्वेश्चन आता है या कुछ भी ऐसा है आपके स्कूल के लिहाज से। सो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वही एक बात जो थोड़ी पहले आपको मैंने बताई थी कि जब भी किसी भी चीज़ के एरिया की फाइंड की बात की जाएगी तो वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, उसका यूनिट स्क्वायर की फॉर्म में होगा। तो देखें यहाँ भी सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखा, सबसे पहली बात तो ये। तो एक फोटो फ्रेम है जो कि स्क्वायर शेप के अंदर है, कहता है उसका एरिया मैंने आपको दे दिया। तो सबसे पहले ज़रा आप सोल्यूशन में आके आप लिखना शुरू कर दें कि आपको चीज़ गिवन क्या है और फिर देखते हैं कि आपसे पूछा क्या गया है। तो सबसे पहले आपको एरिया गिवन है जो कि है 250 और वो किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फोटो फ्रेम। अब पेरीमीटर आपसे पूछा गया, पेरीमीटर क्या होता है और पेरीमीटर का फार्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूं अभी कि पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि आप एरिया का कॉन्सेप्ट तो यूज कर लें। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फोटो फ्रेम लीविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब जैसे ही उसने बात कर दी ना करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि आपका आंसर पॉइंट में जाएगा ही जाएगा। तो सबसे पहले तो यह कैलकुलेटर को आप ले आए ताकि आप 250 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकें। और उससे पहले कैलकुलेटर लाना क्यों है हमें कि अभी आपको मैंने बताया था एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ।
जिसको आप l की पावर 2 भी लिख सकते हो, बिकॉज l 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट मीन्स l की पावर 2 है, और ये किसके इक्वल होता है, एरिया के। तो क्वेश्चन में आपको क्या चीज गिवन है, क्वेश्चन में आपको एरिया की वैल्यू गिवन है, वो क्या है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस तरफ क्या है आपका l का स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, बेसिकली लेंथ फाइंड करनी है। जैसे आपको पिछले पार्ट में लेंथ दी हुई थी, आपसे एरिया पूछा हुआ था, यहाँ उसका ऑपोजिट है, एरिया दिया हुआ है और आपसे लेंथ पूछी है, तो आपको स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट आपको दोनों तरफ लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर l की पावर 2 है, आपको l की पावर 2 तो नहीं चाहिए ना, आपको सिंपल लेंथ चाहिए कि एक जो फोटो फ्रेम है उसके एक साइड की लेंथ कितनी है। तो ये जरा मैं स्क्वायर रूट का सिंबल ड्रॉ कर रहा हूं। अब यहाँ क्या होगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास L बचेगा यानी लेंथ बचेगी जो आपने फाइंड करनी है। अब 250 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसके लिए आप कैलकुलेटर लेके आते हैं और साथ ही फिर ये भी देखते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। ये कैलकुलेटर आ गया आपका। अब सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है कि 250 का स्क्वायर रूट क्या होता है। कैलकुलेटर हमने किया 15.8। अब उसने क्या लिखा था, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, अदरवाइज तो आगे जितना होता है इतना हम लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि उसने कहा है 1 डेसिमल प्लेस तो हम बड़ा इजी है हमारे लिए कि हम लिख लेंगे 15.8, ये 250 का, और सेंटीमीटर के ऊपर जो पावर 2 थी ये इस अपने उस पावर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो पीछे आपके पास बचेगा सेंटीमीटर, यानी आपके पास लेंथ जो है वो 15.8 सेंटीमीटर है। अभी मैंने आपको अगर पहले स्क्वायर ड्रॉ करके दिखाया था कि स्क्वायर बेसिकली एक ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी आपके पास दोनों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, लेंथ भी और उसकी विड्थ भी। तो आपके पास जो पेरीमीटर है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये बड़ा जरा इंपॉर्टेंट है। एरिया क्या चीज होती है, एरिया इस अंदर की फिगर को कहते हैं, ये जो अंदर की साइड पे आपकी जितनी भी स्पेस है इसको एरिया कहेंगे। लेकिन पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बेसिकली ये जो आउटर बाउंड्री होती है, यानी यहां से अगर आपने चलना शुरू किया है और यहां तक आए, फिर यहां से आप नीचे की तरफ आए, फिर आप इधर ट्रेवल किए, फिर दोबारा, तो जब आप पूरा एक राउंड लेते हैं किसी भी फिगर के, उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होगा इसका स्क्वायर का, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पेरीमीटर बेसिकली जो होता है आपका वो 4 साइड्स जो हैं, जैसे स्क्वायर की 4 साइड्स हैं, कौन कौन, एक ये लेंथ है आपके पास, एक ये लेंथ है, एक ये वाली लेंथ है और एक ये वाली लेंथ है, 4 लेंथ्स थी। जब इन 4 की 4 लेंथ्स को ऐड अप किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, पेरीमीटर, और एक लेंथ की वैल्यू क्या है वो आपको पता है। तो बड़ा इजी है कि पेरीमीटर का फार्मूला क्या हुआ, लेंथ प्लस लेंथ 4 टाइम्स लिखने के बजाय क्यों ना मैं सिंपली लिख दूं 4 टाइम्स l, यानी 4 दफा l को आप ऐड कर लो या 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किससे, जो मेरा आंसर आया था 15.8, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि आपका आंसर होना चाहिए करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो मेरा पेरीमीटर का जो आंसर है वो आएगा 63.2, और यही वो चीज थी जो मुझसे क्वेश्चन के अंदर पूछी गई थी। अगेन एक दफा क्वेश्चन को देख लें कि आपसे पूछा क्या गया है, आपको बताया गया है कि एरिया है एक फोटो फ्रेम जो कि स्क्वायर की शेप का है, उसका आपको उसने एरिया बता दिया और फिर आपसे कहा कि आप उसका पेरीमीटर फाइंड करें। तो पेरीमीटर के फॉर्मूला से पता चला हमें कि पेरीमीटर होता है 4 टाइम्स l, यानी l मींस लेंथ। तो पहले आपको लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, वो लेंथ आपने कैसे फाइंड की पूरा आपको बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज 2197 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि जब भी किसी भी चीज़ के एरिया की बात की जाएगी वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में या जिस भी यूनिट में मेजर कर रही हो उसमें स्क्वायर की बात होगी। तो एक और बात याद रखें, यहाँ कॉन्सेप्ट जब भी आपको किसी क्वेश्चन में है तो उसे लाजमी समझ लिया करें कि जब भी वॉल्यूम की बात होगी तो वो हमेशा जिस भी यूनिट की बात हो रही होगी उसके क्यूब के अंदर बात होगी। ये बात एरिया और क्यूब के लिहाज से पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है कि एक बॉक्स है, उसका जो वॉल्यूम है, एक क्यूब है, क्यूब की शेप है, क्यूब की शेप का एक बॉक्स है, उसका जो वॉल्यूम है वो 2197 सेंटीमीटर क्यूब है। आप उसका एरिया फाइंड करें अगर बॉक्स की एक साइड का एरिया, यानी आप उस पूरे बॉक्स का नहीं एरिया फाइंड करना, आपने बॉक्स के एक साइड का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता हो कि क्यूब किस तरह का नजर आता है, क्यूब होता क्या है, उसे हम क्यूब बोलते भी क्यों है। तो यहां मैं एक क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं, ये होता है बेसिकली 3D शेप में होता है ये हमेशा, ठीक है। इसकी एक बेस होती है, एक इसका अपवर्ड पोर्शन, ये पूरा फील्ड है समझ लें आप। तो अब आप अगर गौर से देखें तो आपका एक क्यूब जो है उसका ये उसने बता दिया कि आपके पास एक मतलब जो है वो 2197 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अगर इसको मैं बिल्कुल एक्यूरेटली ड्रॉ करूं तो मैं दिला कि आपको बिल्कुल ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक ऐसा क्यूब ड्रॉ करते हैं जिसकी 4 की साइड्स इक्वल भी हैं और 4 उसकी लेंथ जो है वो सेम है। अब देखें अगर ये एक ऐसा क्यूब है, जैसे आप रोबिक्स क्यूब सॉल्व भी करते हैं वो भी इसी तरह का बेसिकली 3D
शेप होती है। अब क्यूब का वॉल्यूम जो होता है उसकी इंटरनल जगह जो होती है, जो स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है उसे कहते हैं। और एरिया किस चीज का पूछा है उसने, फाइंड द एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द बॉक्स, के एक साइड का बताओ क्या एरिया होगा। तो एक साइड बेसिकली क्या बन रही है, अगर आप क्वेश्चन के अंदर फोकस करें, ये जो वन साइड है इसकी ये एक स्क्वायर की शेप बनाती है। तो सबसे पहले आपको क्यूब से चीजें को लेकर चलना है कि वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले तो आप जरा वॉल्यूम का फार्मूला लिखें, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू, जैसे एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो क्यूब जो होता है, वॉल्यूम जो होता है वो होता है लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, जिसको हम एल की पावर इंडेक्स नोटेशन में एल की पावर 3 लिख सकते हैं, बिकॉज वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। और वॉल्यूम की शॉर्ट फॉर्म में उसकी नोटेशन होती है कैपिटल वी। तो वॉल्यूम जो है वो लेंथ का क्यूब है, तो वॉल्यूम यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है 2197, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इज इक्वल, साथ में सेंटीमीटर क्यूब उसका यूनिट है, और ये किसके इक्वल है बताया मैंने अभी आपको, एल की पावर 3। अब आपको क्या चाहिए, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी आपको कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी अगर आपको लेंथ पता होगी तो आप एरिया फाइंड कर सकते हो। तो लेंथ कहां से फाइंड होगी, इसका क्यूब रूट लेने से लेंथ की वैल्यू आएगी। तो इसका क्यूब रूट का मैं सिंबल ड्रॉ कर रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं कि ये क्यूब रूट है, यहां भी मैं लिख रहा हूं कि ये क्यूब रूट है। अब जब आपस में ये कैंसिल आउट होते हैं, यानी ये क्यूब जब इस क्यूब रूट से कैंसिल आउट होता है तो आपके पास वैल्यू क्या बचती है, ये कैंसिल आउट सेंटीमीटर क्यूब का कर रहा हूं, 2197 जो नंबर है इसका मैं क्यूब रूट आपको निकाल के दिखाऊंगा कि 2197 का क्यूब रूट क्या आता है आपके पास। सो चेक करें, आपका ये जो क्यूब रूट कैंसिल हुआ उसके बाद आपको इस नंबर का जो है वो क्यूब रूट निकालना है 2197। कैलकुलेटर लाने के बजाय बड़ा इजी है कि मैं क्यों ना कुछ नंबर्स को अपने माइंड में मल्टीप्लाई करूं, चेक करूं कि क्या वो 3 दफा मल्टीप्लाई होने से 2197 बनता है। तो अगर मैं 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, तो मेरा आंसर आता है 1728। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं बन रहा। अगेन कोई और अपने माइंड में नंबर सोचें, 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, तो ये क्या होता है 2197। देखें अब मैंने पहले नंबर क्यों नहीं किए, बिकॉज मुझे पता है जब मैं करूंगा 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, पीछे भी क्वेश्चन में करके आ चुके हैं हम, कि मुझे पता है कि वो नंबर तो इतना ज्यादा इंक्रीज करता ही नहीं है। तो इसलिए मुझे था कि मैं 10 से अबव के नंबर चेक करूं, 12 हो गया, 13 हो गया, तो 13 हमारा एग्जैक्ट मैच कर जाता है। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं 2197 जो है ये 13 की पावर 3 है, यानी 13 का क्यूब रूट है, और यहां पे तो ये लेंथ कट चुकी है। दैट मीन्स एल की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 13, और यही आपको चाहिए थी, किस लिए चाहिए थी, एरिया फाइंड करने के लिए। तो एरिया के लिहाज से कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो गया आपका कि जस्ट आपने लेंथ को मल्टीप्लाई करना है। तो लेंथ को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि आपके पास लेंथ की वैल्यू क्या आई है 13, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय 13, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 करके चेक कर लें आप, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 जब करेंगे तो आपका आंसर ऑलमोस्ट आना चाहिए कहीं 169 आई थिंक सो। तो दैट वुड बी इक्वल टू, देख लें 169। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप किसी चीज़ का एरिया फाइंड करते हैं तो जिस भी यूनिट में वो मेजर की जा रही होती है उसका साथ स्क्वायर आता है। तो क्योंकि यहाँ पे ये सेंटीमीटर की बात कर रहे थे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर ही यहाँ पे भी आएगा। सो ये वो आपका क्वेश्चन यहाँ के कंप्लीट होता है कि कैसे आपको एक वर्ड प्रॉब्लम, देखिए अब ये रियल वर्ड की कितनी जबरदस्त प्रॉब्लम है कि आपने एक रूबिक्स क्यूब लिया हुआ था, आपको पता है उसका वॉल्यूम कितना है, आप वॉल्यूम के थ्रू उसके एक साइड की जो बॉक्स बनता है उसका आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। कितने जबरदस्त तरीके से जो रियल एप्लीकेशन है वो यहाँ पे यूज होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। अब हमने बताना है कि जो 4 पार्ट्स हमें दिए गए हैं बताएं कि ये कंपोजिट है या प्राइम है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा, जब जो लास्ट वीडियो है हमारी एक्सरसाइज 1A की जो पार्ट 1 की वीडियो है उसमें भी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, बट वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल एक तो बिगिनर लेवल का था और वहाँ पे आपने जस्ट ये देखा कि प्राइम और कंपोजिट को चेक कैसे करना है आपने। अब जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा वो हायर लेवल का है, जैसे अभी आप पूरा एक क्वेश्चन टॉपिक पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, तो हम उस चीज़ को जरा इसमें यूज़ करेंगे। सेकेंडली जब उसने पूछा प्राइम और कंपोजिट नंबर तो जरा इसमें ट्रिक भी है, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखा देता हूँ कि कैसे आप इन नंबर्स को चेक कर सकते। सबसे पहले हम सोल्यूशन में आते हैं और आपका जो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, इसको हम देखते हैं कि 667 को चेक करने की सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक जो है वो हमारे पास क्या है। ओके, अब क्या करना है आपने, जब भी कोई ऐसा नंबर आपके पास आएगा तो आप ये करें कि आप इस नंबर का ना स्क्वायर रूट ले लें। 667 का स्क्वायर रूट क्या आता है 25.82। ये नंबर अपने पास कहीं रफ में लिख लें और अपने माइंड में रखें कि ये जो नंबर आया है आपके पास 25.8, आपने देखना है इससे कम, मतलब नीचे आते जाएं, इससे बैकवर्ड काउंटिंग करें। इससे बैकवर्ड काउंटिंग में सबसे जो इसके करीब तरीन प्राइम नंबर कौन एग्जिस्ट करता है, 25 से पीछे है तो 24। क्या 24 प्राइम है? नहीं, 24 पे तो 4 का टेबल जाता है, इट मीन्स 24 कंपोजिट
कंपोजिट है। अच्छा और पीछे आ जाए ज़रा, 24 से पीछे क्या आता है, 23 नंबर आता है। 23 जो है वो क्या वो प्राइम नंबर है? यस, 23 पे किसी का टेबल ना 3 का जाता है, ना 4 का जाता है, ना 5 का, तो दैट मीन्स 23। तो जो आपका वो प्राइम नंबर होगा ना, जिसका आपने स्क्वायर रूट लेके मतलब बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए जो आपके माइंड में जो सबसे इसके नियर, यानी 25 के सबसे नियरेस्ट जो मुझे प्राइम नंबर मिला वो 23 है। तो अब 23 का मुझे सबसे बड़ा हिंट है, मैंने क्या करना है, अब इस नंबर को 23 से स्टार्ट करना है, चेक करना कि ये डिवाइड हो सकता है या नहीं, और बैकवर्ड की तरफ आते जाना है। इससे ऊपर कभी भी ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये बड़ी शॉर्टेस्ट तरीका है, बड़ा जबरदस्त तरीका है कि इससे आप बड़ा जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाइयर लेवल जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसका स्क्वायर रूट लिया, जो नंबर आया चाहे वो डेसिमल में आए चाहे जो भी आए, आप उस नंबर से बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करें और चेक करें कि सबसे नियरेस्ट जो प्राइम नंबर है वो कौन है। अब यहां से हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो शुरू हम 23 से करेंगे, चेक करते हैं क्या 667 23 से डिविजिबल है या नहीं। बिल्कुल डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है। दैट मीन्स कि ये तो प्राइम नंबर, जो नंबर किसी भी अपने या 1 के अलावा किसी से भी डिविजिबल हो जाए कंप्लीटली, फिर वो प्राइम नंबर नहीं रहता। तो दैट मीन्स मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया ये कॉन्सेप्ट कि मैंने क्या लिख लिया, 667 इज अ कंपोजिट नंबर। ये तो पार्ट मेरा यहीं पे सॉल्व हो गया, मैंने इसको पूरा लिख दिया कि इट इज अ कंपोजिट नंबर के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म एन और डॉट यूज कर लूंगा। तो सेकंड पार्ट है मेरा बी पार्ट। अब बी पार्ट क्या कहता है मुझे कि बी पार्ट में आपके पास नंबर है 677। मैं जरा चेक करता हूं, अगेन वही मेथड था जो भी मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने नंबर को देखना है। अगेन आ जाए जरा कि 677 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करें। क्या आता है स्क्वायर रूट? 26.01। 26.01 से पीछे कौन सा नंबर है? अगेन वही कॉन्सेप्ट कि 26.01 से आप बैकवर्ड काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे अगर, तो बैकवर्ड काउंटिंग में 25 तो नहीं आता, 20 अगेन इसका भी 23 ही आएगा। मजे की बात, 24 भी कंपोजिट है, 23 इसका प्राइम नंबर है। अब इसका भी चेक करते हैं, अगेन वही तरीका कि 677 डिवाइड बाय 23, क्या आंसर आता है चेक करें जरा, 29 पॉइंट नहीं है, डिविजिबल नहीं है। अब 677 को इससे जो प्रीवियस नंबर है वो क्या है, 21, नहीं उससे भी नहीं हो सकता। अब प्राइम नंबर ही चेक करने हैं आपने। 23 के बैक पे 22 कंपोजिट था, 21 कंपोजिट है, 20 कंपोजिट है, 19 से चेक करें। 19 को मतलब 677 को डिवाइड करें आप 19 से, यानी देखना आपने प्राइम नंबर से ही है, नहीं डिविजिबल नहीं है। अब 19 के बैकवर्ड आए, 18 नहीं प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। 18 के बाद 17, यस 17 इज अ प्राइम नंबर। तो 677 को 17 से डिवाइड करें, ये भी डिविजिबल नहीं हो रहा, ओके। 17 के बाद 16 नहीं, 15 कंपोजिट है, 14 कंपोजिट है, 13 यस 13 इज अनदर नंबर जो कि आपका प्राइम था, तो उसको 13 से चेक करें, 13 से भी डिविजिबल नहीं है। 13 के पीछे 11 को चेक कर लेते हैं, 677 बाय 11। तो अगर यहाँ तक ये डिविजिबल नहीं हुआ, दैट मीन्स ये डिविजिबल नहीं हो सकता। आप बिल्कुल देखें कितना शॉर्टेस्ट वे है कि आपने जस्ट 4-5 नंबर चेक किए और आपके माइंड में एक मेथड था। तो 667 इज अ प्राइम नंबर। आपने उस प्राइम नंबर की जो टेक्निक है उसको यूज करते हुए, देखें कितना एक मुश्किल कॉन्सेप्ट जो है वो कितना ईजी हो गया जस्ट अगर आपको एक टेक्निक्स पता हो। तो 2021 अगेन वही कॉन्सेप्ट कि आप कैलकुलेटर पे आ जाएं, 2021 का आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। जब आप आंसर लेंगे तो 44 आएगा। अब 44 को आप लिख लें, पहले तो 44 का नंबर अपने पास माइंड में रखें, 44.9 है लेकिन आप 44 ही लिख लें, तब भी राउंड ऑफ ठीक है। अब 44 से बैकवर्ड काउंटिंग करें, 43 प्राइम नंबर है, यस 43 प्राइम नंबर है। 43 पे ना 3 का टेबल जाता है, तो अपने पास 43 को अपने माइंड में रख लें कि 43 सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है जिससे आपने बैकवर्ड चलना है। ओके, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन में तो नहीं आया था बी पार्ट में, अब देखते हैं क्या ये नंबर आ जाएगा। 2021 को डिवाइड किया जाए अगर 43 से, तो ये तो पूरा डिवाइड हो गया पहले ही पार्ट में, कितना ज़्यादा इजी है। तो देख लें आपके पास जो टेक्निक है वो आपको कितना ज़्यादा इजी कर देती है। मैं इसको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कि 2021 इज़ कंपोजिट। मैं आप जो है वो पूरा आंसर लिखने के बजाय कि इज़ अ कंपोजिट नंबर, मैं जस्ट लिख देता हूँ कि ये कंपोजिट है। लास्ट एंड डी पार्ट जो आपका था वो है 2027 के बताया जाए ये कंपोजिट है या नहीं। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट जो अभी आपने देखा कि 2027 का स्क्वायर रूट लेंगे, ये भी 45 ही आता है, 45.02। तो 45 लिखें, तब भी देखें 45 से पीछे जब बैकवर्ड आएंगे आप, तो इसके लिए भी आपका जो प्राइम नंबर बनेगा वो 43 बनेगा। तो इसको भी ज़रा चेक करते हैं, देखते हैं अब जैसे बी पार्ट का नहीं आया था, इसका आता है या नहीं आता। तो 2027 को आपने 43 से डिविजिबल किया, नहीं आया।
43 के बैकवर्ड पे जाएं, 42 कंपोजिट है, 41 प्राइम नंबर है। तो 2027 डिवाइडेड बाय 41, 41 से भी इसका आंसर नहीं आ रहा। बैकवर्ड जाएं, 41 के बैक पे 40 है, 40 से नहीं, ऑब्वियसली वो कंपोजिट था। 40 के बैक पे क्या है 39, तो 2027 को अगर मैं 39 से डिवाइड करता हूँ नहीं आता। 38 कंपोजिट है, 37 एक और नंबर माइंड में आता है कि वो प्राइम है। 2027 डिवाइड बाय 37, तो ये भी आपका डिविजिबल नहीं है, ताकि 36, 35 कंपोजिट हैं, 34 कंपोजिट, 33 कंपोजिट, 3 का टेबल जाता है उस पर, 32 कंपोजिट, 31 कंपोजिट नहीं है। तो 2027 डिवाइडेड बाय 31 जो कि इक्वल होता है नहीं, वो भी नहीं जा रहा। तो 31, 29 जो है वो एक प्राइम नंबर है, उसको चेक कर लें। 2027 डिवाइडेड बाय 29, तो ये भी आपका नहीं जा रहा। तो दैट मीन जब आपने इतने नंबर चेक कर लिए एक बैकवर्ड में, बहुत नियर टू नंबर जाता है। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि ये नहीं गया तो बहुत कहीं जाके पिछला नंबर आ जाए, नहीं। तो फिर जो शुरू के नंबर है अगर वो नहीं आए तो आप बड़ा इजीली लिख सकते हैं कि 2027 इज़ आ प्राइम नंबर, यानी इसकी भी जो हमने चेक की है प्राइम जो नंबर की टेक्निक थी, कोई ऐसा हमें नंबर नहीं मिला, तो इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आके आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि इफ़ P एंड Q और होल नंबर्स, के P और Q कोई से भी दो होल नंबर है, ठीक है। अब उसने वेरिएबल का फॉर्म यूज़ किया कि वो आपको अननोन रख रहा है, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोल्यूशन में आते हैं और आपने क्वेश्चन को जब रीड कर लिया तो आपको पता है आप इसको सॉल्व करने लगे हैं। इफ़ P एंड Q और होल नंबर्स सच दैट P मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू 37, कहता है कि अगर P और Q को, यानी उन दो होल नंबर जो आपको फाइंड करने हैं, उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 37 आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q एंड एक्सप्लेन योर आंसर। एक तो आपने P प्लस Q की वैल्यू फाइंड करनी है, P प्लस Q की, पहले आपको P और Q तो पता हो तो फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं और साथ में एक्सप्लेन भी करें अपने आंसर को। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन आपको बड़ा इंपॉर्टेंट भी है कॉन्सेप्ट वाइज। अभी आपने सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको विषय रिवाइज किया क्वेश्चन नंबर 12 में प्राइम नंबर के बारे में। मुझे बताएं 37 क्या है, 37 प्राइम नंबर है या नहीं। 37 पर चेक करें, 3 का टेबल नहीं जाता, 4 का 4 36 पे जा सकता है, आगे नहीं जाता, तो इसका मतलब है 37 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के बारे में हमें अच्छे से पता है कि प्राइम नंबर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं। कौन? 1 एंड इटसेल्फ, या तो वो खुद से मल्टीप्लाई हो सकता है या वो 1 से, उसके अलावा वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो अगर P और Q दो नंबर हैं जो मल्टीप्लाई को 37 बनाते हैं तो इसका तो मतलब एक ही है कि या तो P की वैल्यू 1 हो सकती है या 37 की वैल्यू, दोनों में से या तो P की वैल्यू 1 होगी या Q की वैल्यू 37 होगी। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 137 होता है, एक तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि P की दूसरी वैल्यू ये हो सकती है कि 37 हो जाए और Q का ये हो सकता है कि Q की सेकंड वैल्यू 1 हो जाए, तब भी इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 37। देखिए कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है प्राइम नंबर का। क्वेश्चन देखने में बड़ा ट्रिकी लग रहा है लेकिन क्वेश्चन है बहुत सिंपल कि जस्ट आपको ये देखना है कि जब प्राइम नंबर है तो उसका रूल क्या था, वो पढ़ लिया हमने, रिवाइज भी कर लिया। तो या तो दो वैल्यू हो सकती हैं, यानी P को 1 रखें तब भी, जब P 1 होगा तो Q क्या होगा, और जब अगर 37 को रख दें P तो Q की वैल्यू 1 होगी। तो बड़ा सिंपल हो गया, ये आप एक्सप्लेनेशन में लिख भी सकते हैं एज 37 इज अ प्राइम नंबर, 37 इज अ प्राइम नंबर, सो P plus Q could only be possible या could only give us answer, ये लिख सकते हैं P plus Q could only give 38, कि P प्लस Q का आंसर सिर्फ 38 ही आ सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि P की वैल्यू अगर 1 होगी, इसकी 37 होगी, तब भी ऐड करेंगे 38 ही आएगा, और अगर P की वैल्यू 37 रखें, इसकी रखें 1, तब भी 38 ही आएगा। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन को चेक कर लिया। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन उसने ट्रिकी बनाया इसको जस्ट वो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बड़ा सिंपल सा है लेकिन उसको थोड़ा सा उसने किया इस तरह से है कि आप उसको थोड़ा गौर करें नंबर के ऊपर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 के इफ n इज अ होल नंबर, n कोई होल नंबर है सच दैट n मल्टीप्लाई n प्लस 42 इज अ प्राइम नंबर, कि आपके पास कहता है n एक होल नंबर है कोई सा भी, ठीक है। अब आपके पास क्या दिया गया कि n मल्टीप्लाई n प्लस 42, n मल्टीप्लाई n प्लस 42, ये दो डिफरेंट नंबर की बात हो रही है, ठीक है भाई। तो आपको ये समझना है कि n मल्टीप्लाई n प्लस 42 इज अ प्राइम नंबर, फाइंड द प्राइम नंबर, एक्सप्लेन योर आंसर। कि आपको पहले तो कहा गया कि n को आपने लिहाज से परेशान नहीं होना कि n एक होल नंबर है, होल नंबर का सेट क्या होता है वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है हमने कि होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं और कैसे उसके बारे में डिस्कशन होती है। ओके, अब कहता है मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ n मल्टीप्लाई n प्लस 42, इस नंबर को एज अ होल अगर हम देखें कि ये नंबर जो है n इंटू n प्लस 42, ये जो है ये एक प्राइम नंबर है, इज अ प्राइम नंबर, ये क्वेश्चन के अंदर उसने लिख दिया। तो अभी हमें पता है, अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर n और n प्लस 42 प्राइम नंबर है तो इसके दो फैक्टर्स हो सकते हैं। कौन कौन? एक तो ये नंबर खुद होगा यानी n मल्टीप्लाई n प्लस 42 ये खुद, और दूसरा फैक्टर कौन सा होगा इसका? 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू कौन हो सकती है? n की वैल्यू 1 हो सकती है, यानी n प्लस 42 और n दो प्राइम नंबर बन ही तब सकते हैं जब उसकी वैल्यू, मतलब अपने अभी पढ़ा था कॉन्सेप्ट वाइज कि उसके दो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन? 1 एंड इटसेल्फ। तो जब आपने कह दिया कि n इंटू n प्लस 42 आपका एक प्राइम नंबर है, उसने लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम नंबर तब भी होता है कि जब उसके दो फैक्टर्स हों। कौन कौन फैक्टर्स हो सकते हैं उसके? या तो ये खुद हो सकता है या 1 हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप n की वैल्यू क्या ले सकते हो? n की वैल्यू 1 आ सकती है, क्योंकि उसका दूसरा फैक्टर कोई और बन ही नहीं सकता। तो सिंस n इज इक्वल टू, अब आगे उसने पूरा बताया भी है कि सिंस, अब हम लिखेंगे साथ में, साथ लिख लो थोड़ा सा ताकि आपको आइडिया भी हो जाए कि सिंस n इज इक्वल टू 1, और ये क्यों हुआ अभी मैंने सामने रेड पेन से लिख भी दिया कि कॉन्सेप्ट वाइज कोई और फैक्टर बन ही नहीं सकता n का 1 के अलावा, बिकॉज ये प्राइम नंबर की बात कर रहा है। प्राइम नंबर में या 1 होता है या वो खुद होता है। तो सिंस n इज इक्वल टू 1, तो अब जब आप प्राइम नंबर फाइंड करोगे, किसको उसने कहा था प्राइम नंबर? इस पूरे नंबर को कहा था। तो इसका मतलब है कि n की जगह, यानी जो पूरा नंबर है n मल्टीप्लाई n प्लस 42, इसमें आप क्या करेंगे? n की जगह 1 पुट कर देंगे, n की जगह ये 1 आ गया, मल्टीप्लाई ये जो n अगेन था इसकी जगह फिर 1 आ गया, प्लस 42, तो ये क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 42 का मतलब क्या आ गया? 43, एंड 43 इक्वल 43 1 जार 43। सो ये वो प्राइम नंबर है जिसकी बात कर रहा है। तो अगेन जरा आप चेक करें ना अपने मेंटल कॉन्सेप्ट के लिहाज से जो भी आपने बनाया था कि अगर 43 वो प्राइम नंबर हो तो कौन से दो फैक्टर हो सकते हैं 43 के? या 1 हो सकता है या दूसरा कौन हो सकता है? 1 एंड 43। तो वही बात जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी कि जब भी आपको कोई प्राइम नंबर दिया जाएगा, यानी इसको पूरा प्राइम नंबर वो कह रहा था, तो उसका मतलब ये था कि इसको एज अ प्राइम नंबर लें तो साथ में बताएं दूसरा फैक्टर कौन होगा। तो ऑटोमेटिक सी बात, दूसरा फैक्टर 1 नहीं हो सकता था, तो वहां से हम उस नंबर को लेके चले। तो यहां आके ये आपकी जो एक्सरसाइज है 1A, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये प्राइम नंबर के, स्क्वायर रूट के, जो देखने में बहुत सिंपल से लगते हैं कि नंबर्स की बात हो रही है, लेकिन जब आगे आके आपने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी तो आपको समझ आएगा कितने ज्यादा ये जो है कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है रियल वर्ल्ड की एग्जांपल्स के लिहाज से, जिसमें क्यूब भी था, स्क्वायर भी था। सो आई होप एक्सरसाइज पूरी आपको समझ आ चुकी होगी। जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं पार्ट्स हैं मैंने सॉल्व करवा दिए। आई होप आपको सारा क्लियर होगा इसमें। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर, और उसके अलावा भी कोई आपने चीज़ अगर कोई कॉन्सेप्ट वाइज पूछनी हो वो चेक कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन सब कॉन्सेप्ट से पहले जो पहले वाली वीडियो है उसको एक दफ़ा दोबारा देख लें। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।